जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में साइमन कमीशन की तक की चीज़ों को पढ़ा था। हमने कंप्लीट साइमन कमीशन के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन साइमन कमीशन का विरोध कैसे किया गया था हमने यहाँ तक की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि साइमन कमीशन का गठन का प्रावधान क्या था, साइमन कमीशन की नियुक्ति कैसे हुई थी, साइमन कमीशन का संरचना क्या है यानी स्ट्रक्चर क्या था, और साइमन कमीशन का विरोध कैसे किया गया था। तो हमने यहाँ तक के बहुत बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ तक की चीज़ों को पढ़ लिया होगा। जिन बच्चों ने इस क्लास को देखा होगा, जो नियमित क्लास को देख रहे होंगे दोस्तों, उनको पता होगा कि हमने साइमन कमीशन तक की चीज़ों को, विरोध तक की चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। आप सब जान रहे हैं दोस्तों, ये जो लेक्चर हमारा है वो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से संबंधित है, यानी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। और हम एक क्रम से चीज़ों को पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारा जो लगातार देखेंगे आप, जब मॉडर्न इंडिया की प्लेलिस्ट में आप सब जाएंगे दोस्तों आधुनिक भारत के, तो आप एक क्रम से वीडियो को पाएंगे। और हमने पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से साइमन कमीशन का गठन, नियुक्ति, संरचना और विरोध पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों यहीं से आगे पढ़ने वाले कि साइमन कमीशन से जो चीज़ें छूट गई थी हमारे पिछले वीडियो में, जो कुछ रह गया था दोस्तों, हम वहीं से चीज़ों को और कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और अपना नोट बनाते चलेंगे, चीज़ों को लिखते चलेंगे, ताकि ये आपके रिवीजन में भी आसानी रहे। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए होंगे उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ एक क्रम से वीडियो को देखने की कोशिश करें। आप मॉडर्न इंडिया की प्लेलिस्ट में जाएं और शुरू से चीज़ों को देखते रहें, ताकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ, चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएँ। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ना बहुत अच्छे लेवल की होगी और आप एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आप सब जानते हैं दोस्तों, ये जो हिस्ट्री का जो लेक्चर है लगभग सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमने जहां तक चीज़ों को पढ़ा था हम वही आगे शुरू करने वाले हैं। तो हम इतना इरेज कर देते हैं दोस्तों, फिर हम देखने वाले हैं जो चीज़ें रह गई थी पिछले वीडियो में। तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि साइमन कमीशन कब आया था दोस्तों, 1927 में हुआ था। आप सब इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, इसका जो विरोध कैसे किया गया था, यहाँ तक की चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा था। अब हम इसी से आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब ने अपना अपना रिवीजन किया होगा, हमें रिवाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सब दोस्तों बहुत अच्छे से रिवीजन करें। आप सब जानते हैं साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ था, लेकिन बंबईया कब आया था दोस्तों, यानी भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को। इसका अध्यक्ष कौन था, जॉन साइमन था। कुल 7 सदस्य, सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे और क्लीमेंट एटली भाई इसका एक सदस्य था। तो आप सब दोस्तों ये जो इसका मोटा मोटा पॉइंट है, आप ये भी रिवाइज हो गया है। और आप सब दोस्तों अपने पुराने नोट्स को देखेंगे, वीडियो को भी देखेंगे, तो आपको जो चीज़ें रह गई होंगी आप उसको फिर से रिवाइज कर ले। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे इससे संबंधित चीज़ें कि लाला लाजपत राय का नाम कैसे साइमन कमीशन से जुड़ता है। तो हम इसको भी देख रहे हैं कि साइमन कमीशन से लाला लाजपत राय का कैसे नाम जुड़ा। तो आप सब बहुत ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को लिखते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसी साइमन कमीशन की जो 1927 में जिसका गठन हुआ था। इसमें हम लाला लाजपत राय से संबंधित देखते हैं क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था दोस्तों, तो लाला लाजपत राय ने किया था। वहां पर उन्होंने क्या किया था, जुलूस का नेतृत्व किया था। यानी आप जाने दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था। यानी 1928 में आया था। कब आया था दोस्तों, 3 फरवरी को। और आप सब जानते हैं दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सब ने पढ़ा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा था, यानी साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लग रहा था। तो यानी यह भारत के दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में इसका विरोध हो रहा था, बहुत बड़े पैमाने पर इस साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। उसी क्रम में दोस्तों जो लाहौर है, लाहौर जानते सब, आप सब जानते हैं कि लाहौर दोस्तों कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। तो लाहौर में जो साइमन कमीशन का विरोध करने वाली जो जुलूस थी, यानी जो भीड़ थी, उस भीड़ का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, उस भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय का नाम आप ऐसे याद रखेंगे कि वो साइमन कमीशन से किस तरह जुड़े थे। तो अभी दोस्तों क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन का ही विरोध कर रहे थे लाहौर वाले रीजन में। वहां पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस के लाठी चार्ज में ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी। तो जानते हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी इसी लाहौर में, जहां पर वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, उस जुलूस पर क्या होता था, पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। और उसी लाठी चार्ज में क्या होता है दोस्तों, लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन से किस तरह जुड़े थे और किस तरह इनकी मृत्यु हुई थी। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी। तो आप याद रखेंगे इन्होंने क्या किया था दोस्तों, लाहौर में जिस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे वह भीड़ कौन थी दोस्तों,
वह साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी। वहां पर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, लाहौर में उसी जुलूस का नेतृत्व किया और वहां पर क्या किया, ब्रिटिश पुलिस ने क्या कर दिया दोस्तों, लाठीचार्ज कर दिया। और लाठीचार्ज में क्या हो जाता है कि लाला लाजपत राय जो थे वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और अंततः दोस्तों उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो आप इसको याद रखेंगे इस क्वेश्चन को कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी और साइमन कमीशन से किस प्रकार जुड़े हुए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में, कुछ और एक दो उपलब्धि देख लेते हैं। देखिए, ये पंजाब के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे दोस्तों, इन्हें पंजाब केसरी भी बोला जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, आप जानते हैं ये लाला लाजपत राय जो थे पंजाब वाले रीजन के लोकप्रिय नेता थे। तो आप ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे तो पूरे भारत में प्रसिद्ध थे लेकिन इनका मेन योगदान कहाँ था दोस्तों, पंजाब वाला जो क्षेत्र था, पंजाब के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे वहां पर ये एक लोकप्रिय नेता थे और इसीलिए दोस्तों इनको क्या बोला जाता है, पंजाब केसरी। तो आपके लिए अभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंजाब केसरी उपाधि किसको दी गई थी या पंजाब केसरी किसको बोला जाता है। तो आप सब याद रखेंगे दोस्तों, जो पंजाब केसरी किसको बोला गया है, वह बोला गया है लाला लाजपत राय को। इनको पंजाब केसरी क्यों बोला गया, क्योंकि ये पंजाब वाले रीजन में ही लोकप्रिय थे। ज़्यादातर इनका जो राजनीतिक गतिविधियां होती थी वह पंजाब वाले रीजन में होती थी। वैसे पूरे भारत के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जैसे होता ना कि आप जैसे मान लीजिए आप कुछ भी काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, लेकिन आप एक पार्टिकुलर जगह से होंगे ना। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश के भी आप किसी जिले के होंगे तो आप उसी से तो जाने जाएंगे ना कि आप उत्तर प्रदेश के इस जिले के रहने वाले हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं देश के लिए। तो इसी तरह दोस्तों जो लाला लाजपत राय थे वो पंजाब केसरी इसलिए बोले जाते क्योंकि वहाँ मेनली क्या कर रहे थे, पंजाब वाले रीजन के ही रहने वाले थे, इसलिए दोस्तों इनको पंजाब केसरी बोला जाता। तो आप ये नाम याद रखिएगा, ये उपाधि याद रखिएगा कि पंजाब केसरी उपाधि किसकी थी, तो यह थी दोस्तों लाला लाजपत राय की। तो आप इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेहरू रिपोर्ट की। देखते हैं नेहरू रिपोर्ट से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यह नेहरू रिपोर्ट किस तरह से साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट का मतलब आप देखेंगे ना, तभी इसका जो बैकग्राउंड रहेगा तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में इसको तैयार किया गया था। प्रत्युत्तर का मतलब होता है दोस्तों साइमन कमीशन के जवाब के रूप में। यानी साइमन कमीशन का गठन आप सबने देखा कि नवंबर 1927 में होता है, यानी नवंबर 27 में होता है। और साइमन कमीशन दोस्तों, भारत का आगमन कब इसका होता है, तो भारत आता है दोस्तों यह 3 फरवरी 1928 को, यानी गठन तो हो जाता है नवंबर 1927 में, लेकिन भारत जो साइमन कमीशन आता है दोस्तों वह 1928 में आता है 3 फरवरी को। तो इसी साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में, मतलब इसी का जवाब देने के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो नेहरू रिपोर्ट थी उस नेहरू रिपोर्ट को क्यों तैयार किया गया था, तो यह जो साइमन कमीशन आया था दोस्तों इसी के प्रत्युत्तर में, यानी साइमन कमीशन को जवाब देने के क्रम में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था। इसके लिए दोस्तों एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मोतीलाल नेहरू, और उसके सचिव कौन बने होते हैं दोस्तों, वह होते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो यानी नेहरू रिपोर्ट जो थी दोस्तों, उस नेहरू रिपोर्ट को एक सर्वदलीय कमेटी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट को कौन तैयार करती है, एक सर्वदलीय कमेटी होती है जो नेहरू रिपोर्ट को तैयार करती है। और इसी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और इसके सचिव कौन रहते हैं, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। आप सब जानते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनके पिताजी कौन थे दोस्तों, मोतीलाल नेहरू, यानी मोतीलाल नेहरू के ही पुत्र कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आप ऐसे याद रखेंगे दोस्तों कि जो नेहरू रिपोर्ट बना था तो इसमें बाप और पुत्र आप दोनों ऐसे याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा याद करने के लिए कि इस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे, तो आप देखेंगे अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू, और इस नेहरू रिपोर्ट के सचिव कौन थे, तो सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो मतलब जानते ना, बेटे से बड़ा होता है बाप, तो आप ऐसे इसको अंडरस्टैंडिंग के रूप में याद कर लेंगे कि अध्यक्ष मतलब उस कमेटी का मेन हेड कौन हुआ, जैसे घर में मेन हेड कौन होते हैं, बाप, तो उसी तरह मेन हेड कौन होता है दोस्तों, वह होते हैं मोतीलाल नेहरू। और इस कमेटी के सचिव कौन बनाए जाते हैं कि मतलब जो उनके अंडर में काम करे, जैसे आप जानते हैं ना घर में बाप के बाद पुत्र का ही काम आता है, तो उसी तरह दोस्तों उस कमेटी के सचिव कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो आप शायद इसको ऐसे आसानी से याद कर लेंगे कि अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आपके लिए आसान होगा याद करने के लिए। इसमें कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, तो यह 9 सदस्य थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नेहरू रिपोर्ट के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी में कितने सदस्य थे, तो आप गलती नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें कुल 9 सदस्य थे, यानी 9 मेंबर्स थे। लेकिन आपने दोस्तों अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो साइमन कमीशन आया था उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो आप देख रहे हैं अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में। तो आप गलती ना करेंगे, नेहरू रिपोर्ट को लेके
और साइमन कमीशन को लेके। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों साइमन कमीशन में कुल कितने मेंबर्स थे, कितने सदस्य थे, तो आप बताएंगे दोस्तों अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य किसमें थे, साइमन कमीशन में थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो उसमें कुल 9 सदस्य थे, यानी 9 मेंबर्स थे। तो आप ये भूलेंगे नहीं कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे और नेहरू रिपोर्ट में कुल कितने सदस्य थे। और हम देखते हैं दोस्तों नेहरू रिपोर्ट से संबंधित और क्या प्रावधान रहा है, आप उसको भी देख लीजिए। तो आप 7 और 9 ये दोनों ही आंकड़े नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही दे दिया जाता है कि साइमन कमीशन में कुल अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे और नेहरू रिपोर्ट में कुल कितने सदस्य थे। तो आप याद रखेंगे 7 और 9। 7 का मतलब 7 से साइमन, 7 से 7 आप ऐसे ही याद कर लेंगे। अगर आपको याद करना हो कि 7 से साइमन तो 7 से 7 और ना से नेहरू तो ना से 9। तो आपके लिए याद करना आसान हो गया ना दोस्तों, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं होती। आप ऐसे पढ़ते पढ़ते जब जाएंगे ना तो आपको खुद ही ट्रिक अपने आप डेवलप्ड होता जाता। अभी देखिए मुझे पहले भी खुद नहीं पता था, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते डेवलप्ड हो गया ना कि अगर आपको याद करना हो तो 7 और 9 कैसे याद कर लेंगे कि देखिए दोस्तों 7 से क्या होता है, साइमन भी होता है और 7 से दोस्तों 7 भी होता है। इसी तरह देखेंगे ना से दोस्तों नेहरू होता है और ना से 9 भी होता है। तो आपको याद हो गया ना कि साइमन कमीशन में कुल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर्स थे और नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जो सर्वदलीय कमेटी बनाई गई थी उसमें कुल कितने मेंबर थे, तो 9 मेंबर थे। अब हम देखते हैं दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन आपसे नेहरू रिपोर्ट को लेकर पूछा जाता है, आप उसको भी देख लीजिए। तो देखिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की मांग किया था इस नेहरू रिपोर्ट ने। तो आप याद रखेंगे दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट आया था, जो नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया था, इस नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया था दोस्तों, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की थी, यानी पूरी तरह आज़ादी की मांग इसने नहीं की थी। पूर्ण स्वतंत्रता के अंतर्गत इन्होंने दोस्तों डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है। आप बस इतना याद रखिएगा दोस्तों अभी कि नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, यानी पूरी तरह से आज़ादी की मांग नहीं की गई थी। इसमें दोस्तों डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। तो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है। बस आप यहां इतना याद रखें कि पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर किसकी मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। और दोस्तों इसमें क्या किया गया था, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक की मांग भी की गई थी। किस आधार पर, मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का भी प्रस्ताव किया गया था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों जो यह नेहरू रिपोर्ट था, इस नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया था। यानी नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा था दोस्तों कि जो सांप्रदायिक आधार पर जो पृथक निर्वाचक मंडल की बात की जा रही है उसके स्थान पर क्या कर दिया जाए, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसने प्रस्ताव किया था। तो आप कंफ्यूजन मत करिएगा दोस्तों, इसने क्या किया था, इसने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग नहीं की थी। आप यहां गलती मत करिएगा दोस्तों कि नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, नहीं। यहां दोस्तों आप याद रखेंगे कि इस नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर जो पहले से चली आ रही थी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग, उसकी मांग नहीं की गई थी। इसने क्या कहा दोस्तों कि इसके स्थान पर आप क्या करें, अल्पसंख्यकों हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है दोस्तों माइनॉरिटीज, यानी बहुसंख्यक की तुलना में जिनकी संख्या कम होती है उसी को दोस्तों क्या बोल दिया जाता है, अल्पसंख्यक। तो यानी माइनॉरिटीज के लिए क्या किया जाए दोस्तों, आरक्षित स्थानों के लिए एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया था। यानी इसने क्या कहा कि आप क्या करिए, अल्पसंख्यक जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं उनके लिए आप क्या करिए दोस्तों, उनके लिए आप क्या करिए, एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान कर दीजिए, ना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान करिए। इन्होंने इसकी मांग की थी नेहरू रिपोर्ट ने। तो आप याद रखिएगा दोस्तों नेहरू रिपोर्ट ने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की बात नहीं की थी। नेहरू रिपोर्ट ने बात यह किया था कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए क्या कर दिया जाए दोस्तों कि इनके लिए क्या किया जाए, स्थान जो होता है यानी जो सीट्स होती है वो रिजर्व कर दिया जाए। आरक्षित स्थानों के लिए क्या कर दिया जाए दोस्तों, एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का मांग कर दिया जाए, मतलब गठन कर दिया जाए, एक ज्वाइंट निर्वाचन क्षेत्र का गठन कर दिया जाए। वो किसके लिए कर दिया जाए दोस्तों, वह अल्पसंख्यक के लिए कर दिया जाए, यानी माइनॉरिटीज के लिए कर दिया जाए। तो आप याद रखेंगे दोस्तों यह नेहरू रिपोर्ट का डिफरेंस था कि इसने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग नहीं की थी। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार लोगों से गलती हो जाती है। तो आप याद रखेंगे इसने अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षित स्थानों के लिए एक संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, ना कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र की
मांग की थी। और दोस्तों नेहरू रिपोर्ट में क्या बात किया गया था, इसमें दोस्तों मौलिक अधिकारों का प्रावधान से संबंधित बात किया गया था। मौलिक अधिकार का मतलब होता है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। दोस्तों आप हमारी इंडियन पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था की प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाएंगे दोस्तों तो उसमें आप मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें आप पूरे मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में, हम उसमें भी एक क्रम से वीडियो को डाल रहे हैं। तो आप दोस्तों उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ इतना याद रखिए दोस्तों कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, उस नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों के बारे में भी बात की गई थी, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात की गई थी। तो आप यहाँ नेहरू रिपोर्ट के बारे में इतना चीज़ें याद रखें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब साइमन कमीशन के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि साइमन कमीशन का गठन कैसे किया गया था। और साइमन कमीशन में अब आपने देखा इसकी नियुक्ति के बारे में बहुत अच्छे से आपने देख लिया, इसका संरचना, इसका विरोध, लाला लाजपत राय का क्या योगदान था साइमन कमीशन के दौरान, और नेहरू रिपोर्ट का क्या योगदान था साइमन कमीशन के दौरान। तो आपने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिया। आपने ये भी देख लिया कि नेहरू रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या थी जिससे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप दोस्तों इसको भी याद रखेंगे और चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारा यह जो वीडियो लेक्चर है यह लगभग सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, या हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की कर रहे हो, आप वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको दोस्तों आरओ बोला जाता है, जिसकी बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी अभी उत्तर प्रदेश में जल्द आने वाली है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इससे लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप टीचिंग की किसी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे सीटेट हुआ, टेट हुआ, तो लगभग हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखते रहें और चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहें। तो दोस्तों आपने साइमन कमीशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यह कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो उसमें पारित किया गया था 1929 के दौरान, इसके बारे में अब हम देखने वाले दोस्तों कि यह कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्या था और उसमें जो पूर्ण स्वराज से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो आप उसको भी देख लीजिए कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आप साइमन कमीशन वाली चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे, नेहरू रिपोर्ट को भी रिवाइज करते रहेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप सब गलती नहीं करेंगे। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें पूर्ण स्वराज से संबंधित जो प्रस्ताव पास किया जाता है 1929 में, यानी 1929 में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लाहौर अधिवेशन की हम बात करें दोस्तों तो कब होता है, दिसंबर 1929 में होता है, लाहौर में होता है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों कांग्रेस के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमने दोस्तों इसको पिछले वीडियो में भी बता दिया है कि इसको हम क्या कहेंगे आगे, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते हैं दोस्तों हम शॉर्टकट में क्या पढ़ेंगे, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन दोस्तों कब होता है, आप देख रहे हैं दिसंबर 1929 में होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, यानी दिसंबर 1929 में दोस्तों क्या होता है, आईएनसी का अधिवेशन कहां पर होता है, लाहौर में होता है। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, ये जो लाहौर में इसका अधिवेशन होता है, इसके बारे में आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या बातें शामिल थी और क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या कार्यक्रम शामिल किया गया था, आप उसको देखिए। तो देखिए होता क्या है, लाहौर अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को क्या होता है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण किया। यानी आप जान रहे हैं दोस्तों कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन कब होता है, दिसंबर 1929 में होता है। और कहां पर होता है, लाहौर में होता है। तो दिसंबर में क्या होता है दोस्तों, इस दौरान 1929 में 31 दिसंबर को, आप जान रहे हैं ना, दिसंबर के लास्ट दिन यानी 31 दिसंबर को आप याद रखेंगे, यानी उसके एक दिन बाद क्या दोस्तों, साल बदल जाने वाला था, यानी 1930 आ जाने वाला था। तो 31 दिसंबर 1929 की दोस्तों मध्य रात्रि को ही क्या होता है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण कर दिया। कहां पर, रावी नदी के तट पर। तो आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है दोस्तों कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण कहां पर किया था। तो यह ध्वजारोहण दोस्तों उन्होंने कहां किया था, लाहौर में किया था। और किस नदी के तट पर किया था, तो रावी नदी के तट पर किया था। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है,
इससे सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ये कब होता है? दिसंबर 1929 में होता है, 1929 में होता है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इस अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण कहां पर किया था? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, कहां पर किया था? लाहौर में किया था। और वहां पर कौन सी नदी पड़ती है दोस्तों? तो रावी नदी। तो आप याद रखेंगे रावी नदी के तट पर किया था 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने यह कहां पर किया था? रावी नदी के तट पर किया था। कहां पर किया था? लाहौर में किया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब इस अधिवेशन के दौरान क्या लक्ष्य घोषित किया जाता है, आप उसको भी देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्रता की बात की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अभी आपने दोस्तों देखा जो नेहरू रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट का गठन आपने देखा दोस्तों कब हुआ था? 1928 में, यानी 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था दोस्तों, उस नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। उसमें बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेटस आप धैर्य रखिए, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। बस आप इतना याद रखिए कि उसमें क्या की गई थी? डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। लेकिन उसी के एक साल बाद आप देख रहे हैं जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, 1929 में, इसमें क्या होता है दोस्तों? नेहरू जी ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया दोस्तों? पूर्ण स्वतंत्रता की बात की, यानी पूर्ण स्वराज की बात करते हैं कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन आता है। यानी नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसका डिफरेंस आप ऐसे याद रखेंगे कि जो नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में दोस्तों, उसमें बात की गई थी पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं, उसमें बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस की। लेकिन जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात को छोड़ दिया जाता है दोस्तों। उसमें किसकी बात की जाती है? पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, यानी स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं करेंगे कि कहां पर पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, और कहां पर डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। और हम देखते हैं दोस्तों इससे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कांग्रेस कार्य समिति द्वारा। यानी कांग्रेस कार्य समिति यानी जो कांग्रेस कमेटी थी दोस्तों, उस दौरान क्या किया जाता है? कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। 2 जनवरी 1930 की जो बैठक होती है इसी लाहौर अधिवेशन के बाद, उसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, आप उसको देख लीजिए कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 का जो दिन था उसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष दोस्तों क्या मनाया जाएगा? पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जामों में घूम घूम के क्वेश्चन आते रहते हैं, फिर भी लोगों से गलती हो जाती है। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होती है? कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक होती है 2 जनवरी 1930 को, यानी 2 जनवरी 1930 को क्या होती है? कांग्रेस कार्य कमेटी की एक बैठक होती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को क्या किया जाता है दोस्तों? इस दिन का क्या कहा जाता है? इसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 26 जनवरी को क्या किया जाएगा दोस्तों? प्रत्येक वर्ष यानी हर साल पूर्ण स्वाधीनता के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाएगा? तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1930 को। यानी इसी लाहौर अधिवेशन के बाद दोस्तों ये बात की जाती है कि 1930 यानी 1930 26 जनवरी, तो आप याद रखेंगे डेट ईयर दोनों। 26 जनवरी 1930 को दोस्तों क्या किया जाएगा? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज दिवस, तो आप इसको भूलेंगे नहीं दोस्तों। पूर्ण स्वराज दिवस की बात कब की जाती है? 26 जनवरी 1930 को कहा जाता है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। और 26 जनवरी को हर साल, यानी इस ईयर तो जो था 1930 को क्या मनाया जाएगा? पूर्ण स्वराज दिवस। लेकिन 26 जनवरी को दोस्तों क्या किया जाएगा? हर साल यानी प्रत्येक वर्ष क्या किया जाएगा दोस्तों? पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी को आज भी आप देख रहे होंगे दोस्तों क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो उसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे कि रिपब्लिक डे को इसी दिन क्यों चूज किया गया था, 26 जनवरी का ही दिन क्यों लिया गया था। तो इसका रिलेशन दोस्तों यहीं से, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं दोस्तों कि आप वीडियो को भी एक क्रम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ भी घटनाएं आगे घटित आपको मिलेंगी वह एक क्रम से होती गई। इतिहास में सब कुछ दोस्तों क्या एक परिवर्तन एक क्रम से बढ़ती गई है।
तो आप इसीलिए हर एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो जो 26 जनवरी दोस्तों मनाया जाता है, जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है, वह यहीं से प्रेरित है दोस्तों। जो लाहौर में रावी नदी के तट पर दोस्तों 31 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण किया था, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया जाता है, 26 जनवरी 1930 को। और इसी 26 जनवरी को दोस्तों क्या कर दिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष यानी आने वाले हर वर्ष क्या किया जाएगा दोस्तों, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। तो आप दोस्तों इसको भूलेंगे नहीं कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाए जाने की बात की गई थी और पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाए जाने की बात की गई थी। तो आप 26 जनवरी 1930 और 26 जनवरी इन दोनों को ही आप याद रखेंगे। अब इस जो लाहौर अधिवेशन यही जो हुआ था दोस्तों 1929 में, इसमें कुछ संकल्प घोषित किया गया था। आप उस संकल्प को भी देख लीजिए, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था यानी 1929 में हुआ था दोस्तों, इसमें क्या संकल्प लिया गया, यानी क्या डिसीजन लिया गया, क्या ऐसा वादा किया गया कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे। तो अभी आपने दोस्तों देखा कि नेहरू कमेटी की जो डोमिनियन राज के दर्जे की बात की गई थी, उसको समाप्त करके दोस्तों इसमें क्या कहा गया, पूर्ण स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वराज की बात की गई। तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, लेकिन जो 1929 का यानी 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें क्या दोस्तों, पूर्ण स्वाधीनता की बात की जाती है यानी पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। तो आप इसको बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आप बार बार भी इसकी गलती नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं। स्वराज शब्द का मतलब होता है दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे बात की जा रही है ना कि पूर्ण स्वराज दिवस है, यानी पूर्ण स्वराज का दिवस का मतलब होता है दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब पूरी तरह से हमें आज़ादी चाहिए। जैसे 1947 से बात देख रहे हैं ना दोस्तों, आज भारत आज़ाद, आज भारत पूरी तरह से स्वाधीन है, हम किसी के अधीन नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्रता, मतलब हमारे देश में अब हमारे ही लोगों के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, हमारा एक अपना संविधान है। तो यही बात की जा रही थी दोस्तों 1929 में कि हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, हमें पूरी तरह से स्वाधीनता चाहिए, हमने अंग्रेजों के अंदर में रह के नहीं काम करना है। जबकि इसी के 5-6 महीना पहले दोस्तों डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है हमको उनके अधीन रह के काम करना था, लेकिन पूर्ण स्वाधीनता का मतलब होता है कि नहीं, अब हमें आपके अधीन नहीं काम करना है, हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। तो डोमिनियन और स्वाधीनता का मतलब ही होता है, डोमिनियन का मतलब होता है कि हम आपके अंदर ही रहकर काम करना चाहते हैं। वो 1928 की बात की गई थी, लेकिन अब क्या होता दोस्तों 1929 में कहा जाता नहीं, हमें आपके अधीन नहीं रह के काम करना है, हमें पूरी तरह से स्वाधीनता चाहिए। तो आप 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट आता है 1928 का, आप उसको भी याद रखेंगे। जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, आप इसका भी बेसिक डिफरेंस याद रखेंगे कि दोनों की विशेष अंतर क्या था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बार बार और आपसे गलती हो जाती है। तो इसलिए आप इसको बार बार याद करेंगे, अपने कॉपी में दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे और बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। और दोस्तों इसमें क्या डिसीजन लिया गया, देखिए इसमें कहा गया कि हम गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। आप जान रहे हैं ना, जो गोलमेज सम्मेलन चलने वाला था, गोलमेज सम्मेलन की बात की जाती है ना कि गोलमेज सम्मेलन आपने देखा ना, अभी आप पढ़ने वाले भी हैं, जो 3 तरह के गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो उस गोलमेज सम्मेलन के बारे में कहा गया दोस्तों कि इससे कोई लाभ नहीं है, यानी जो भी गोलमेज सम्मेलन हो रहा है गांधी जी और इरविन के बीच में, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो आप याद रखेंगे कि किस अधिवेशन में यह कहा गया था कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में दोस्तों, इससे में कहा गया था कि जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है उससे हमें कोई लाभ नहीं है। तो आप याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन के बारे में यह भी फैक्ट। और क्या कहा गया दोस्तों इसमें, और देखिए इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। नागरिक अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी CDM। आप इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, CDM यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो आप याद रखेंगे दोस्तों जो 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, इसी अधिवेशन में कहा दिया जाता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी तो क्या करेगी, नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। नागरिक अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे, इस तरह की भी नाम दे दिया जाएगा एग्जाम में आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चाहे बोला जाए चाहे नागरिक अवज्ञा आंदोलन बोला जाए, तो दोनों का मतलब होता है दोस्तों एक ही। इसी को दोस्तों शॉर्टकट में क्या पढ़ा जाता है, CDM, यानी इसकी इंग्लिश जो टर्म होती है दोस्तों वो क्या होती है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन करके क्वेश्चन एग्जाम में आए, चाहे नागरिक अवज्ञा आंदोलन
करके क्वेश्चन में है, तो दोनों की बातें यहीं पे की जा रही है। और इसको प्रारंभ करने की बात कहाँ की गई थी, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, 1929 में, उसी में दोस्तों बात की गई जाती है कि कांग्रेस जब उचित समझेगी, यानी अखिल भारतीय कांग्रेस से मतलब होता है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब भी उचित समझेगी तो वह क्या करेगी, नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। इसी के कुछ महीने बाद दोस्तों आप देखेंगे, आगे आप पढ़ने वाले कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर भी दिया जाता है, इसी के 1930 में ही कर दिया जाता है। तो उसके बारे में भी दोस्तों आप पढ़ने वाले हैं। बस आप यहां याद रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन से में क्या क्या घोषित संकल्प लिया गया था। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको लाहौर अधिवेशन के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेहरू रिपोर्ट और डोमिनियन स्टेटस, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी। आप दोनों को अंतर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी बहुत बेहतरीन तरफ से समझ लिए हैं। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, स्वराज दिवस, स्वाधीनता दिवस, ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कॉन्सेप्चुअल भी है, फैक्चुअल भी है। तो आप इसका बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा कि पूर्ण स्वाधीनता की बात कहाँ की जा रही है, डोमिनियन की बातें कहाँ की जा रही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत घूम घूम के आते रहते हैं और वहां पर क्या हो जाती है दोस्तों, गलती हो जाती है। तो आप इसको कॉपी पेन में बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेंगे और वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बेसिक अंतर याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसके आगे की चीज़ें जो है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके बारे में दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो बस चलते चलते दोस्तों आप सबसे बस एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्टडी विथ रामा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा, आप दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी आपके दोस्त या भाई बहन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आप उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उनकी भी तैयारी को दोस्तों मजबूती मिलती रहेगी। इससे हमारा भी एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ, हम इतने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आप सब दोस्तों वीडियो शेयर कर देंगे। आप सब जानते हैं कि ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग अपना रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आप जिस भी एग्जाम के लिए लगे हैं आप उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करते रहें। आप सबको एक न एक दिन अपने एग्जाम के हिसाब से, अपने तैयारी के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से आप सब एक दिन जरूर सफल होंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में इसी टॉपिक्स को लेके। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।